हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे ग्रेड डोर पे। और बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो या नहीं हो, तैयारी कैसी चल रही है, रिवीजन कर रहे हो या नहीं। देखो, साथ साथ रिवीजन करते चलो, नोट्स साथ साथ बना लो। एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक दो दिन भी क्लास स्किप करते हैं देन ऑफ कोर्स क्या होता है ना, हम कई बार एक दिन आलस कर देते हैं कि चलो यार छोड़ो, आज क्लास नहीं ले रहे, कल ले लेंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, मन ही नहीं होता। फिर सोचते हैं चल इकट्ठी ही कर लेंगे, देन नेक्स्ट डे करते करते 2-3 दिन का गैप हो जाता है। और लंबा गैप के बाद मन तो होता ही नहीं है पढ़ाई का, और जो क्लासेस हैं स्किप हो जाएंगी, सिलेबस पीछे रह जाएगा आपका। आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि चलो मंडे वाली क्लास ले लेते हैं, बट पहले की जो 2-3 क्लास आप मिस कर चुके होंगे तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। देखो, हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम ऑलरेडी देखो, जैसे अबॉइटिक फैक्टर्स हम कब से पढ़ रहे हैं, बट कहने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, पीएच है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, पीएच लेवल हो गया, एयर हो गया, ये सब ही अबॉइटिक फैक्टर्स हैं, सब हैं। तो नॉर्मल सबको ही पता है तापमान क्या होता है, पानी क्या है, हवा क्या है, बट अगर एग्ज़ाम इतना ही इजी होता तो बात ही क्या थी। ये तो बच्चे को ही पता है कि भाई पानी क्या है, हवा क्या है, बट हमें डिटेल में पढ़ना है ना, डिटेल में पढ़ना है। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है तो डिटेल तो भैया पढ़ना पड़ेगा, डिस्कशन करना ही पड़ेगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि टेम्परेचर, सनलाइट ये तो हम एक ही दिन में निपटा सकते थे, तो बट ऐसा नहीं है। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी होंगी उसे पता होगा, उनमें सॉइल को भी कितना डिटेल में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, और हमने क्या क्या पढ़ा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, सॉइल मिनरल के बारे में, सॉइल में कितने परसेंट क्या होता है, कितने परसेंट वाटर है, एयर है, मिनरल्स है, ये सब हमने पढ़ा। तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है तभी हमने पढ़ा। अब आपसे पूछा जाए कितने परसेंट वाटर है सॉइल में, कितने परसेंट मिनरल हैं, तो जब पता ही नहीं होगा तो कैसे बताओगे। सिर्फ मिट्टी क्या होती है मैं तो पता है भाई, गार्डन में चलो प्लांट्स लगाने के काम आ रही है। मिट्टी क्या है, अर्थ की टॉप लेयर हो गई, सतह हो गई, जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, इतना काफ़ी नहीं है, और भी बहुत कुछ है ना सॉइल में। जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उसे पता होगा। जैसे कि हमने कल ट्यूसडे को ही पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में, मंडे को हमने बात करी थी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, फ्राइडे जो था उसमें हमने बात करी थी सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में। उससे पहले हम टेम्परेचर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। देन उससे पहले हम सनलाइट है, यूवी रेज है, सोलर रेडिएशन हो गई, सोलर कांस्टेंट हो गया, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज हम बचे हुए जो बाकी के अबॉइटिक फैक्टर्स हैं, वाटर, एयर, पीएच लेवल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टोपोग्राफी, देखो ये सारे ही, ये भी आपके अबॉइटिक फैक्टर्स ही हैं। तो हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। मैं शॉर्टकट में नहीं निपटाऊंगी, मैं उसमें की नहीं हूँ कि बस सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में या क्लास के नंबर कम हो कि भाई इन्होंने तो 100 क्लास में एलटी ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसकी उसमें कि मैं नहीं हूँ, ऐसी टीचर मैं नहीं हूँ कि बस इसलिए मैं क्लासेस रिड्यूस कर दूँ या टॉपिक को डिटेल में ना पढ़ाऊँ कि भाई क्या कहेंगे स्टूडेंट्स की क्लासेस इतनी लंबी हो रही हैं, एक टॉपिक को इतना लंबा खींच रही हो। भाई कर भी तो एलटी ग्रेड की तैयारी रहे हो ना, कोई मजाक तो है नहीं, कोई फर्स्ट सेकंड का एग्ज़ाम तो आप दे ही नहीं रहे हैं कि बस पानी क्या है, पानी को हम जल कहते हैं, पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, दैट्स इट। ऐसा नहीं है ना। तो पहले ही बोल रही हूँ, मेरी क्लासेस में डिटेल डिस्कशन होता है, क्लासेस आपकी लंबी चलेंगी, शॉर्टकट वाली तरीके मैं नहीं अपनाती हूँ, और मैं जो हूँ मैं वैसे ही पढ़ाती हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कॉपी वाली चीज़ें नहीं, जो है आपके सामने है, डिटेल में होगा। ऑफ कोर्स क्लासेस लंबी रहेंगी आपकी। हाँ, क्लासेस की ड्यूरेशन मेरी कई बार कम होती है, क्योंकि मुझे लगता है स्किप करने से बेटर है, ठीक है शॉर्ट में हो रही है बट होनी चाहिए ना डेली। एक गैप आ जाता है ना जब, तो दिक्कत होती है पढ़ने वाले को भी, पढ़ाने वाले को भी। तो बस चाहे छोटी हो कुछ हो, बट हाँ सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है ऑफ कोर्स, वो हम करेंगे, टेंशन ना लो। अभी तो नोटिफिकेशन का भी आता पता नहीं है, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बट मैं एक ही दिन में आपको इतना पढ़ा दूँ कि आपके दिमाग में बन जाए खिचड़ी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इतना पढ़ना चाहिए कि दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो। आपको क्या लगता है अगर हम आधे घंटे की भी क्लास लेते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी सॉइल प्रोफाइल की, देखो सॉइल प्रोफाइल की हमने भले ही बात करी आधे घंटा, आई थिंक 35 to 40 मिनट्स की हमारी क्लास हुई थी कल,
उससे पहले भी हमारी पौन घंटे की क्लास हुई थी, अप्रॉक्स 45 मिनट्स की आपकी क्लास हुई थी। बट अगर आप उससे क्वेश्चन करना चाहें ना, अगर आप सच में LT ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं दिल से, तो देखो क्लासेस छोटी हों या बड़ी हों, एक टॉपिक भी होता है ना, तो उससे आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कितने क्वेश्चंस। तो मैं यही कहूँगी, देखो प्रैक्टिस करते रहा करो। अब जैसे कि सॉइल हमने पढ़ा या सॉइल प्रोफाइल से ही आपको पता नहीं कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सॉइल कंपोनेंट्स जो हैं कितने परसेंट है, उससे रिलेटेड ही आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये मत सोचा करो कि आधे घंटे की है, कभी पौन एक घंटे। देखो 1.5 घंटा 2 घंटा खिचड़ी पकाओगे, माइंड में कुछ समझ ना आए तो फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस भी ना कर पाओ। तो हिसाब से चलेंगे। कई बार हाँ छोटी हो रही है आधे घंटे की, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करो, रिवीजन करो, बतेरा है यार उसमें, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट कर दें आज की क्लास को। अब हम बातचीत बीच बीच में करते रहेंगे, काफ़ी बातचीत हो गई ऑलरेडी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वाटर की। हम सबको पता है पानी जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक दिन घर में लाइट ना आए, समर नहीं चल रहा है, यहाँ वो गवर्नमेंट वाला पानी भी नहीं आ रहा, तो भाई कितनी दिक्कत होगी। आपको पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, आपको हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको पीने के लिए पानी नहीं होगा तो कोई पर सर्वाइव कैसे कर सकता है। तो वाटर जो है ना, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल अबॉइटिक फैक्टर। आप भी जानते हैं पानी नहीं होगा कैसे सरवाइव करेंगे, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंशियल अबॉइटिक फैक्टर है हमारा जल, हमारा पानी। जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो पानी में ही हुई थी। लाइफ बिगिन इन वाटर एंड कैन नॉट एग्जिट विदाउट इट। भाई इसके बिना जीवन क्या है, कुछ नहीं है, पानी के बिना जी ही नहीं सकते हो। कैसे जियोगे पानी के बिना? 2 घंटे गर्मी में देख लो, कई बार क्या होता है, पानी नहीं पीते ज़्यादा तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। नहीं है, रिक्वायर्ड है, असेंशियल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ कोर्स, हमारे लिए सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन में, सब चीज़ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए ही ज़रूरी है। कैमल 10 to 10 डेज से ज़्यादा माना रह लेता है पानी के, पर ऐसा तो है नहीं ना पानी के बिना कभी रह ही ना पाए, इम्पॉसिबल। वाटर इज़ वेरी 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 असेंशियल अबॉइटिक फैक्टर, बहुत असेंशियल है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, रोल क्या है इकोसिस्टम के वाटर के लिए, किस किस के लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ज़रूरी है, H2O + CO2 क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज + O2 मिल रहा है। रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, एक्सक्रीशन के लिए भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जो होंगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की उसके लिए भी ज़रूरी है, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, कूलिंग थ्रू स्वेट। देखो पसीना आता है ना, तो क्या होता है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हैबिटाट, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मछली है पानी में रहेगी, पानी से निकालो बेचारी मर जाएगी। एल्गी हो गया, एम्फीबियंस हो गए, तो हैबिटाट है ना उनका, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट है ये पानी। तो कितना ज़रूरी है और इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है इकोसिस्टम में, ज़रूरी है या नहीं है। खनिज हो गए, आपके पोषक तत्व हो गए, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो हम लोग इतना क्लियरली जानते हैं कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, फॉर ऑल लिविंग बींग्स। देन वाटर अवेलेबिलिटी डिटरमाइंस प्लांट टाइप्स। पानी कितना अवेलेबल है, कहाँ पे, किस सतह पे कह सकते हैं, एरियाज़ में, उस पर प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कौन सा प्लांट्स कैसे होगा। देखते हैं, जैसे ज़ेरोफाइट्स, कंडीशन क्या होगी, बहुत ड्राई एरिया होगा और यहाँ पे होगा बहुत ही कम पानी, रेगिस्तान में, जैसे कि आपका हो गया कैक्टस, राजस्थान वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो ये क्या है, पानी कम है तो वहाँ पे आपका कौन सा प्लांट होगा, ज़ेरोफाइट्स टाइप है प्लांट का, और जैसे आपको कैक्टस वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। हम अच्छे से जानते हैं पानी कम है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें यही मिलता है देखने के लिए, अपॉन्चिया भी मिलता है आपको। तो ये सारे आपका होगा, कैक्टस हो गया, अपॉन्चिया हो गया, ये जो है बहुत कम पानी में वहीं मिलेंगे जहाँ बहुत कम पानी होगा, ड्राई सूखा एरिया होगा, राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा ये। देन आ जाता है सेकंड टाइप, मेसोटाइप, मॉडरेट वाटर होगा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आपके एग्जांपल आ जाएंगे, वीट हो गया, मैंगो हो गया। देन हाइड्रोफाइट्स, ये होंगे लिव इन वाटर रिच एरिया, खूब पानी होगा,
और इनसाइड वाटर, पानी के अंदर जो रहते हैं, जैसे लोटस हम जानते हैं पानी में होगा, कीचड़ में, पानी में होता है वाटर। ये हो गया आपका वाटर हायासिंथ। अच्छा, वाटर हायासिंथ को हम जलकुंभी भी कहते हैं, और लोटस सबको पता ही है, कमल। देन आगे देखते हैं, वाटर एज आ लिमिटिंग फैक्टर, यानी जल एक सीमित कारक होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, जल एक सीमित कारक भी होता है। इन डेजर्ट वाटर लिमिट्स प्लांट ग्रोथ। डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में हमें पता है कम पानी देखने को मिलता है। रेगिस्तान में क्या होगा, कम जल होगा, और अगर कम जल होगा तो क्या होगा, कम वनस्पति होगा, लिमिट प्लांट ग्रोथ होगी। इन रेन फॉरेस्ट अबंडेंट वाटर सपोर्ट्स डेंस वेजिटेशन। इसको मैं पहले कर देती हूँ इरेज, देन हम देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया जाए, पेन का कलर ले लें, ब्लैक। आपको पता है मैं ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करती हूँ। तो रेन फॉरेस्ट हो गया आपका, यानी वर्षा वनों में, वर्षा वनों लिख देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, वर्षा वनों में अधिक जल होगा। अधिक जल होगा तो डेंस वेजिटेशन होगा, घना जंगल भी कह सकते हैं, घना जंगल। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। देन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स dissolved oxygen and salinity in water affect survival of fish and other aquatic organisms। aquatic environment जो हो गया पानी वाला, तो इसमें क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन और जो पानी में सैलिनिटी होगी वो अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी फिश और बाकी अन्य जो एक्वेटिक जीव हैं उनके सर्वाइवल को। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जल में घुली ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन और सैलिनिटी, अटक रहा है क्या? सैलिनिटी हम इसे कह सकते हैं लवणता। ये क्या करेगी, जो जल जीव एक्वेटिक लाइफ हो गई, जो जल जीव हो गए, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, जल जीवों की जो क्या है, सर्वाइवल है, जीवितता तय करती है। नोट कर लो जल्दी से, देन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और अच्छी लगी हो क्लास तो आपको पता है आपको क्या करना है, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत सपोर्टिंग हैं, आई नो। बट जो न्यू लर्नर्स हैं, जो अभी भी जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, जल्दी बताइए। नेक्स्ट देखते हैं अब, वाटर इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन थ्रू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल फॉर्मेशन हम ऑलरेडी वैसे से डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। जल मृदा के निर्माण में सहायक, जल निर्माण के, यहाँ हम कह सकते हैं जल निर्माण के, एक सेकेंड इसे लिखो, जल मृदा के निर्माण में, एक्चुअली जल मृदा के निर्माण में सहायक। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन किसके थ्रू, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखते हैं कैसे जल मृदा के निर्माण में सहायक है, देख लेते हैं। तीनों पॉइंट्स हम देख चुके हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ। चट्टानों के विघटन हो गए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के विघटन,
देन आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स, तलछट का परिवहन, देन लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खनिजों की धुलाई। कल हमने लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सबको डिटेल में पढ़ा था। नहीं देखे क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लेना, पहले ही बोल रही थी मैं आपको। खनिजों का धुलाई, सॉरी घुलाई, धा लिख दिया बाई मिस्टेक, घुलाई। कल हमने पढ़ा भी था वॉश्ड वाला, ध्यान करो। तो वाटर इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन को थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। याद करिए कैसे पोषक तत्व जो हैं वो वॉश्ड आउट होके कैसे नीची परत पे जा रहे थे, याद करिए, कल हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। अब बात आ जाती है एयर की। एयर हमें पता है मिक्सचर है गैसेस का, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं गैसेस, मिक्सचर है एयर उसका। उसमें मेनली क्या होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस। देख लेते हैं। मेनली नाइट्रोजन जो बात हो रही है होती है वो होती है 78%, बाकी 21% होगी आपकी ऑक्सीजन, और हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। चलो आगे देखें। इकोसिस्टम में इसका रोल क्या है, तो देख लेते हैं। ऑक्सीजन हो गई पहले, ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है सभी लिविंग बींग्स के लिए, रेस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है, और हम ये चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि हम इतना तो पढ़े हुए हैं। तो किसके लिए ज़रूरी है, श्वसन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी हमें पता है। नाइट्रोजन absorbed by plants in fixed form by nitrogen fixing bacteria। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन absorbed by plants in fixed form, जल्दी बताओ। यानी बैक्टीरिया द्वारा प्रोटीन निर्माण जो होगा, मैं इंग्लिश लिख रही हूँ ना इंग्लिश ना हिंदी, इंग्लिश, उसमें क्या होगी, उपयोग होगी। इसका मतलब ये हुआ, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है इन फिक्स्ड फॉर्म बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा प्रोटीन निर्माण में उपयोग। देन आ जाती है आपकी विंड, हेल्प करती है किसमें, इन पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स लाइक मेज एंड ग्रास, और जैसे हमें ये चीज़ पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नोट कर लो, विंड है, हेल्प करेगी इसमें पॉलिनेशन में। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जैसे कि हो गया आपका मक्का हो गया, ग्रास हो गई। एड्स इन सीड डिस्पर्सल, इसका मतलब क्या हुआ, किसे किसे समझ आया ये बताओ। बीज का प्रसार, यहाँ लिख देती हूँ, बीजों का प्रसार, बीजों का प्रसार हो गया ये। देन इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, एवापोरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी प्रभावित करती है जलवायु को भी, तापमान को भी। टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, उनको क्या करेगी, एवापोरेशन हो गया, इन्हें प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। भूमिका समझ आ गई, रोल समझ आ गया इसका क्या है इकोसिस्टम में, बड़े आ गई। चलो यहाँ तक दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन अफेक्ट माइक्रो क्लाइमेट्स इन एन एरिया। नहीं पता, नोट करते जाओ, एक तो मैं पहले कह रही हूँ, नोट साथ साथ प्लीज़ बनाते चला। देखो, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन अफेक्ट्स माइक्रो क्लाइमेट्स इन एरिया, इसका मतलब नहीं समझ आया तो बताती हूँ। जो हवा की गति है, डायरेक्शन है, ये अफेक्ट करती है क्या, क्षेत्रीय जलवायु को बदलती है ये। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो हवा है आपकी, हवा हो गई, हवा की गति हो गई यानी स्पीड हो गई, और दिशा, दिशा से जो क्षेत्रीय जलवायु है, क्षेत्रीय जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट जो हो गया वो क्या बदलती है।
विंड हेल्प्स ट्रांसपरेशन बाय कैरिंग अवे वाटर वेपर फ्रॉम लीफ सरफेस। जो है विंड हेल्प करती है ट्रांसपरेशन में भी। इसको इरेज कर दूं तो बताओ, हम आगे देखें। क्लियर हो गया है यहाँ तक? ये इरेज कर दूं, चलो इसे इरेज कर दिया जाए। पौधों में वाष्पोत्स, एक सेकेंड। अच्छी लग रही हो, अच्छा क्लास, एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना कर दो, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कर दो। वाष्पोत्सर्जन में हवा मदद करती है ट्रांसपायरेशन में। ये क्या करती है? कैरी करती है, कैरिंग अवे वाटर वेपर, कहाँ से? फ्रॉम लीफ सरफेस से। फिर आ जाते हैं एयर पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो अबॉइटिक स्ट्रेसर्स, जैसे आपके हो गए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये रेस कर दूं, जल्दी बताओ। एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें हम अबॉइटिक स्ट्रेसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? अजैविक तनाव जो होता है उसे उत्पन्न करते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। वायुमंडलीय प्रदूषक हम इसे कह सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स को। पेन ले लेती हूँ, एक मिनट। वायुमंडलीय प्रदूषक आपके हो गई ये सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। ये क्या करते हैं? तनाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये भी क्या करते हैं? अजैविक तनाव उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्लियर? तो एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या हैं? अबॉइटिक स्ट्रेसर भी हैं, क्योंकि अजैविक तनाव को उत्पन्न करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, ह्यूमिडिटी क्या है, नमी क्या है। चलो जल्दी, सॉरी नमी नहीं, आर्द्रता इसे कहूँगी मैं। एक मिनट, ये मत समझिएगा कि इसे नमी नहीं कहते, नमी तो हम इसको कहते ही कहते हैं, पर आर्द्रता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अगर आर्द्रता है तो आपको पता होना चाहिए हिंदी वालों को, तो नमी भी कहेंगे। और क्या कहते हैं हम इसको? आर्द्रता कहते हैं। ये मैंने इसलिए आपको आर्द्रता बता रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ नमी ही पता होगा, ह्यूमिडिटी को कहते हैं। बट क्वेश्चन अगर हिंदी वाले बच्चे हैं जैसे उसमें आर्द्रता लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि ह्यूमिडिटी को आर्द्रता भी कहते हैं और ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी नमी क्या है? अमाउंट है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट है। इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इट इज़ मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट, यानी इसे प्रतिशत में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है, परसेंटेज में। आगे देखें, रोल क्या है, भूमिका क्या है इसकी इकोसिस्टम में? कंट्रोल्स ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स। जैसे हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? वो कम होगा, लेस होगा। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना इसको। कंट्रोल करती है ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिख देती हूँ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करती है, यानी नियंत्रित करती है, या नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अफेक्ट स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन इन एनिमल्स। अफेक्ट करते हैं क्या? स्वेटिंग, पसीना को भी, और एवेपोरेशन को भी एनिमल्स में। नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ क्या हिंदी में, या साथ साथ लिखना है? ये नोट कर लो तो साथ साथ लिख देती हूँ, जल्दी बताओ। ये नोट कर लिया? जल्दी बताइए। कोई दिक्कत हो रही हो तो अच्छा पूछ लेना। तो ये साथ में लिख देती हूँ, मानव और जानवरों में पसीने और एवापोरेशन हो गया जो,
ताप नियंत्रण पर असर affect sweating and evaporation in animals, plays a key role in weather pattern। इसकी ऑफ कोर्स एक भूमिका है वेदर पैटर्न में भी, जैसे बारिश हो गई, फॉग हो गया, बूंदाबांदी हो गई, ड्यू हो गया, वर्षा, कुहासा हो गया, और आदि मौसम में क्या है, ये योगदान है इसका। प्ले आ की रोल का मतलब एक अहम भूमिका है, एक भूमिका है इसकी इकोसिस्टम में, एक वेदर पैटर्न में, जैसे बारिश हो गई, फॉग हो गया, ड्यू हो गया। हाई ह्यूमिडिटी सपोज डेंस वेजिटेशन, हाई ह्यूमिडिटी होगी तो वेजिटेशन क्या होगा, डेंस होगा, घना होगा, एंड मॉइस्चर लविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिख दूँ, ये रेस कर दूँ ना, फिर जल्दी बताओ, नोट कर लिया तो बताओ। चलो, अधिक आर्द्रता जब होगी, ह्यूमिडिटी यानी अधिक आर्द्रता से क्या होगा, डेंस वेजिटेशन होगा, यानी घना वनस्पति भी हम कह सकते हैं इसको, वनस्पति विकास होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, चलो भाई देखा जाए। ह्यूमिडिटी लेवल, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसके एग्जाम्पल, चलो जल्दी से ये भी देख के ह्यूमिडिटी को टाटा बाय बाय किया जाए और आगे देखा जाए। ह्यूमिडिटी लेवल, आर्द्रता लेवल क्या होगा, स्तर क्या होगा, इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या होगा, और उसके एग्जाम्पल। अगर ह्यूमिडिटी लेवल हाई होगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, सॉरी इम्पैक्ट क्या होगा, चलो देख लेते हैं। उसका प्रभाव क्या होगा, वाटर लॉस जो होगा वो कम होगा, और फंगल ग्रोथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, अधिक फफूंदी यानी। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि कोस्टल एरियाज़ जो हो जाएंगे केरला में, तटीय क्षेत्र जो हो जाते हैं, और तटीय क्षेत्र हो गए, और लो होगा अगर ह्यूमिडिटी लेवल तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ड्राई एयर होगी, जैसे कि डेजर्ट राजस्थान में है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका लो ह्यूमिडिटी लेवल का। ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट्स फ्लावर ओपनिंग, सीड जर्मिनेशन एंड डिसीज स्प्रेड इन प्लांट्स। जो ह्यूमिडिटी है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, फ्लावर ओपनिंग में भी, सीड जर्मिनेशन में भी, और डिसीजेज भी जो स्प्रेड्स हो रही हैं प्लांट्स में, यानी पौधे में, फूलों का खिलना हो गया, बीज अंकुरण हो गया, डिसीज ऑफकोर्स हमें पता है रोगों का फैलाव आर्द्रता से क्या होगा, प्रभावित होगा। इन ह्यूमंस हाई ह्यूमिडिटी कॉज स्टिकी स्किन एंड लेस एफिशिएंट कूलिंग। ह्यूमंस में क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी तो उससे क्या होगा, स्टिकी स्किन होगी, होता है ना। मानव में क्या होगा, चिपचिपी त्वचा हो गई, यहाँ लिख देती हूँ, मानव में स्टिकी स्किन यानी हो गई कोई चिपचिपी चिपचिपी त्वचा, और कम ठंडक अनुभव होती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, जल्दी बताओ। देखें, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेशर, दाब। प्रेशर क्या है, फोर्स है भाई, चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। प्रेशर लगाना सबको ही पता होगा, एक मिनट पेन ले लिया जाए। देखिए, प्रेशर यानी आपका दाब। प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर और वाटर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रेशर क्या है, प्रेशर वो फोर्स है जो एयर और वाटर द्वारा, वायु और पानी द्वारा किसी जीव पे दिया जा रहा है, किसी जीव पर डालते हैं। वो क्या होगा, चेंज होगा हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग, एल्टीट्यूड और अंडर वाटर, जैसे उसकी गहराई कितनी है उस हिसाब से चेंज होगा, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, उस हिसाब से जो प्रेशर है वो चेंज होगा। तो दब वह बल है जो वायु या जल किसी जीव पर डालते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, दाब प्रेशर जो है वो क्या है, दाब वह बल है, वह फोर्स है, वह बल है जो वायु या जल किसी
जीभ पर डालते हैं। इट चेंज विद हाइट एंड डेप्थ, ऊंचाई और गहराई के अनुसार बदलता है, ये भी लिख देती हूँ। ऊंचाई और अटक गया क्या पेन, और गहराई के अनुसार बदलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, देन आगे बढ़ते हैं। बढ़े? जल्दी बताओ, नोट कर लिया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर आगे देखते हैं इसकी भूमिका, रोल इसमें भी मैंने मेंशन किए हैं। रोल क्या है इसकी, भूमिका क्या है इसकी इकोसिस्टम में। हाई एल्टीट्यूड होगा तो लो प्रेशर होगा, ऑक्सीजन भी कम होगी, जिस वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, हम ऑलरेडी पढ़ा था, याद करो जो हमने ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि जितनी ऊंचाई पे जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो हाई एल्टीट्यूड होगा, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर उतना कम होगा, ऑक्सीजन उतनी कम होगी, जिस वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। डीप सी होगा, गहराई होगी, अगर समुद्र की गहराई में दबाव क्या होगा, अधिक होगा, हाई प्रेशर होगा। ओनली स्पेशली एडेप्टेड एनिमल्स कैन सर्वाइव, स्पेशली एडेप्टेड एनिमल्स ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, केवल विशेष जीव जो होंगे रह पाते हैं वहाँ पे। प्रेशर अफेक्ट्स गैस सॉल्युबिलिटी एंड ब्रीथिंग ब्रीथिंग एबिलिटी। यहाँ पे लिख देती हूँ जो दाब है। फाइनली लाइट आ गई है, चली गई थी इस वजह से हो सकता है बीच में आपको लाइट थोड़ी सी रोशनी कम लगी हो कैमरे में, बट थैंक यू फॉर ऑल अ सपोर्ट। मैं यही कहूँगी, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो सच में मुझे। चलो देखते हैं। प्रेशर अफेक्ट्स गैस सॉल्युबिलिटी एंड ब्रीथिंग एबिलिटी, यानी जो दाब श्वसन और गैसों के घुलनशीलता जो हो गई, सॉल्युबिलिटी जो हो गई, घुलनशीलता को क्या करेगा, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। चलिए नोट कर लो। अच्छा, अगर समझ आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो रही हो, आपके डाउट्स में क्लियर कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ 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 ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक शेयर कर देना, लाइक कर दिया करो। कौन सा आपका टेक्स्ट लग रहा है, जीएसटी लग रही है, एक लाइक कर दिया करो। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी नए नए जुड़े हो तो। नहीं अच्छी लग रही क्लास तो ऑफकोर्स अलग बात है, बट प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न दूर करने की और अच्छे से समझाने की। एक मौका दीजिए, और अच्छी लग रही हो तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए, अच्छा अगर फिर समझ आ जाए तो कर दीजिएगा लाइक, ओके ना। चलो देखते हैं आज कौन कौन लाइक करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं अब आगे, जोन प्रेशर भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी, कौन से जोन में कैसा प्रेशर होगा और उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। हाई माउंटेन्स होंगी तो क्या होगा, प्रेशर होगा आपका लो, यानी उच्च पर्वत हो गए, जैसे कि हाई माउंटेन्स हो गई। यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी में। अरे ये क्या हुआ, न्यू पेज ओपन हो गया, कोई बात नहीं। हाई माउंटेन्स हो गए आपके उच्च पर्वत, यहाँ पे क्या होगा, लो होगा प्रेशर, कम होगा दाब। माउंटेनियर्स जो होते हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखते हैं। डीप ओशंस हो गए आपके, गहरे समुद्र, इसमें प्रेशर जो होगा वो बहुत अधिक होगा, बहुत ज़्यादा अधिक होगा। गेंज स्क्वाइड एंड एंगलर फिश हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब आप सोच रहे होंगे क्या होगा, रुक जाओ देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो उसके एग्जाम्पल क्या ही लिखूँगी तो आपको समझ ही आ होगा, एंगलर फिश हो गई जो, इसको तो मैं क्या ही लिखूँ। बाकी जो हमारा ये है विंग्ड स्क्विड, इसको मैं लिख देती हूँ फिर भी हिंदी में, विशाल स्क्विड। लाइट आ गई, बहुत दिक्कत दे रही है यहाँ पे। चलिए तो आगे देखें या नहीं देखें, यहाँ तक नोट हो गया तो बताओ।
डीप सी क्रिएचर्स हैव प्रेशर रेसिस्टेंट बॉडीज़। जो डीप सी में क्रिएचर्स होंगे क्या होगा, उनके पास प्रेशर रेसिस्टेंट बॉडीज़ होती हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। ये बताओ, पहले ये रेस कर दूँ, देखें। चलो यहाँ लिख देती हूँ, गहरे समुद्री जीवों में दाब प्रतिरोधक संरचना होती है। यानी डीप सी क्रिएचर्स हैव प्रेशर रेसिस्टेंट बॉडीज। गहरे समुद्री जीवों में दाब प्रतिरोधक संरचना होती है। ये जीव वो हैं। इरेज करके सही से लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुको। पेन कहाँ गया? क्लियर, जल्दी बताओ। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बॉडी फंक्शंस नॉर्मली ओनली विद इन अ लिमिटेड प्रेशर रेंज। जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन कब करेगी, जब एक लिमिटेड प्रेशर रेंज में जो है बॉडी फंक्शन नॉर्मल करेगी। एक ह्यूमन बॉडी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मनुष्य की शरीर क्रियाएं सीमित दाब रेंज में ही सामान्य रहती है। मनुष्य की शरीर क्रियाएं सीमित दाब रेंज में ही सामान्य रहती हैं। ह्यूमन बॉडी फंक्शंस नॉर्मली ओनली विद इन अ लिमिटेड प्रेशर रेंज। लिमिटेड प्रेशर रेंज में ही जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन करेगी। एयरप्लेन्स हो गए, सबमराइन्स हो गए, वो यूज़ करते हैं प्रेशर कंट्रोल सिस्टम फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पेज ओपन कर दिए थे दो। देन आ जाता है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी लैंड फीचर्स हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, मैं लिख देती हूँ, स्थलाकृति। टोपोग्राफी मीन्स द शेप एंड फीचर ऑफ अर्थ सरफेस सच एज एल्टीट्यूड, स्लोप हो गया, डायरेक्शन हो गई, लैंडस्केप स्ट्रक्चर हो गया। तो टोपोग्राफी क्या हो गया, शेप और फीचर्स हो गया अर्थ सरफेस के। हाइट, एल्टीट्यूड हम जानते हैं, स्लोप भी जानते हैं, डायरेक्शन भी, लैंडस्केप स्ट्रक्चर भी। हिंदी में भी इसको लिख देती हूँ मैं। स्थल कृति का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह की बनावट। जैसे कि क्या हो गई, पर्वत हो गया, है ना, जैसे पर्वत हो गया, घाटी हो गई, ढलान हो गई, स्लोप हो गया, ऊंचाई हो गई आदि। तो टोपोग्राफी means the shape and features of earth surface such as altitude, slope, direction and landscape structure। टोपोग्राफी को हम हिंदी में बोलेंगे स्थलाकृति, पृथ्वी की सतह की बनावट। जैसे पर्वत हो गया, घाटी हो गई, ढलान हो गई, ऊंचाई हो गई, तो ये सब क्या है, लैंड फीचर्स ही तो हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ें। देन आगे देखते हैं इसके रोल क्या है इकोसिस्टम में, भूमिका क्या है। एल्टीट्यूड जो होगा वो अफेक्ट करेगा टेम्परेचर को भी, प्रेशर को भी और ऑक्सीजन लेवल को भी। यानी जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो क्या करेगी, तापमान है, प्रेशर, दाब हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, इन सबको प्रभावित करेगी। स्लोप जो होगा वो क्या अफेक्ट करेगा, सॉइल इरोजन को भी और वाटर फ्लो को भी। सॉइल के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो जल निकासी हो गया, मृदा कटाव हो गया, इन सबको जो स्लोप है, ढलान है, वो प्रभावित करेगा। देन डायरेक्शन हो गया, जैसे नॉर्थ फेसिंग हो गई, साउथ फेसिंग हो गई, ये अफेक्ट करेंगी सनलाइट एक्सपोजर को। और ये चीज़ हम जानते हैं, जो दिशा है ये सूर्य की रोशनी को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी।
देन अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन एन एरिया। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो जीव हैं, प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, दैट कैन लिव इन एन एरिया, जो उस एरिया में रह रहे हैं उसको भी अफेक्ट करेंगी। वितरण तय करता है, हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। टोपोग्राफी क्या करेगा, वितरण तय करेगा। वनस्पति हो गया, जैसे वनस्पति, वनस्पति और जीवों का वितरण तय करता है। क्लियर या नहीं? नोट कर लिया तो बताओ, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया नोट? साथ साथ प्लीज़ करते चलो, नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा और इसके उदाहरण क्या। फीचर्स यानी विशेषता हमें पता है, अगर नॉर्थ फेसिंग स्लोप होगा तो कम सनलाइट होगी, कम सनलाइट होगी तो ठंडा होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए आपके पाइन ट्रीज, कम रोशनी होगी तो ठंडा होगा, ये हम जानते हैं। उत्तरी मुखीय ढलान में साउथ फेसिंग स्लोप हो गया यानी दक्षिण मुखीय ढलान, तो ज़्यादा सनलाइट होगी, वार्मर होगा। ग्रासेस और श्रब्स हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। हाई एल्टीट्यूड होगा, ऊंचाई हो गई तो टेम्परेचर लो होगा, हम जानते हैं ऑक्सीजन लोगे, तो इसका हो गया आपका अल्पलाइन वेजिटेशन, इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, अगर क्या होगा, टेरेन्स होगा विद जेंटल स्लोप तो डेंस फॉरेस्ट को क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। मध्यम ढलान होगी, अगर मध्यम ढलान होगी तो क्या होगा, घना वन होगा। और अगर तेज ढलान होगी तो क्या होगा, मृदा का घटाव होगा, कटाव सॉरी, यानी क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। और स्केर्स वेजिटेशन यानी कम वनस्पति होगी, कम वनस्पति। स्टीप स्लोप लीड टू सॉइल इरोजन एंड स्केर्स वेजिटेशन, यानी तेज ढलान अगर होगी तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मृदा कटाव होगा और कम वनस्पति होगा यानी स्केर्स वेजिटेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? तो हम नेक्स्ट देखें, जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी अबायोटिक फैक्टर्स में? वाटर पढ़ा हमने अभी, टोपोग्राफी पढ़ लिया, एयर पढ़ा, ह्यूमिडिटी पढ़ा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखा, मैं तभी कह रही थी, देखो आज की क्लास में ऑलमोस्ट अब पौन घंटा हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना कुछ अभी हमें पढ़ना भी, अभी पीएच भी रह गया हमें, पीएच लेवल। तभी मैं कह रही थी कल ये सब कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कल उसको वहीं पे ही छोड़ा। अब देख लेते हैं हम अपना पीएच लेवल। पीएच लेवल भी तो देखना ज़रूरी है, यानी पीएच स्तर। पीएच क्या है, एक स्केल है जो मेज़र करता है कितना एसिडिक और एल्कलिन है एक सब्जेक्ट। रेंज होती है, एल्कलाइन हो गया सॉरी, और इसकी रेंज होगी 0 to 40, इतना हमें पता है, हमने पढ़ा है। अच्छा, एसिडिक को हम क्या कहेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एसिडिक को हम क्या कहते हैं, एसिडिक को हम कहेंगे अम्लीय हिंदी में। एल्कलाइन, एल्कलीन सॉरी, हमें पता ही है। बेसिक कह सकते हैं हम, क्षारीय। और न्यूट्रल हो गया आपका, ये क्या हो गया, एल्कलीन। और ये आपका न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल को हम हिंदी में क्या कहेंगे ये भी लिख देती हूँ मैं, तटस्थ। देखो, अगर pH 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, यानी जैसे प्योर वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और ज़्यादा होगा अगर pH से मतलब उससे, तो वो क्या हो गया, एल्कलीन हो गया। क्लियर है या नहीं है? यहाँ 7 लिखना भूल गई, लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। तो pH अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कलीन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमें पता ही है, नॉर्मल है। रोल क्या है इसका, भूमिका क्या है इसकी इकोसिस्टम में, देख लेते हैं। सॉइल पीएच जो होगा अफेक्ट करेगा क्या, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को भी और प्लांट ग्रोथ को भी। तो नोट करते चलो साथ साथ। मिट्टी का जो पीएच होगा पौधों द्वारा जो पोषक तत्व के अवशोषण है उसको प्रभावित करेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। मिट्टी का
पीएच जो होगा पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। वाटर पीएच डिटरमाइंस एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल। जी हाँ, वाटर पीएच जो है वो एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है उसे भी तय करता है। इसे नोट करो, फिर मैं बताती हूँ उसे हिंदी में भी हम क्या कहेंगे, साथ साथ लिखते चलो ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। जल्दी बताओ, इरेज करो। बस ये लास्ट अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो अभी मैं लिख रही हूँ। बहुत सारे होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स जिसमें से हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, एग्जाम के लिए सफिशिएंट हम पढ़ चुके हैं। बाकी अब हम जो है प्रीवियस ईयर के जब सिलेबस हो जाएगा हम प्रैक्टिस सीरीज़ फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कर लेंगे, तो टेंशन ना लो, कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, जल का जो पीएच है, वाटर पीएच है, जल का जो पीएच है क्या करेगा, जो जल जीव हो गए, जल जीवों की जीवितता तय करता है। नोट कर लो, यहाँ तक नोट हो गया? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। वाटर पीएच जो होगा वो जल जीवों की जीवितता तय करता है। वाटर पीएच डिटरमाइंस एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल। एक्सट्रीम अगर पीएच लेवल हो गया, ज़्यादा हो गया, तो भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी हार्मफुल है। हम कह सकते हैं विषैली परिस्थिति भी से बहुत कम या अधिक पीएच होने के लिए, अगर बहुत कम हो गया या बहुत अधिक हो गया तो क्या होगा, ये हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। पीएच लेवल कंडीशन और इफेक्ट देख लेते हैं। क्या होगा, 5.5 है जैसे कि, इससे कम है 2 एसिडिक हो जाएगा, प्लांट्स रूट डैमेज हो सकती हैं इससे। 6.5 टू 7.5 है तो आइडियल होगा, मोस्ट क्रॉप्स यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती हैं, अधिकतर फसलें अच्छी होंगी। और अगर 8.5 से ज़्यादा है तो एल्कलीन हो गया, न्यूट्रिएंट लॉक हो जाएंगे और पुअर ग्रोथ होगी। हम ये भी कह सकते हैं पोषक तत्व अवशोषण में बाधा। ये पीएच लेवल हो गया, ये उसकी कंडीशंस हो गई, पर स्थिति हो गई, और इफेक्ट हमें पता ही है प्रभाव होता है। तो अगर 8.5 से ज़्यादा हुआ पीएच लेवल तो क्या होगा, पोषक तत्व अवशोषण में बाधा। नोट कर लो, देन हम देखते हैं। बताओ जल्दी से, देखें आगे। एसिड रेन लोअर्स सॉइल एंड वाटर पीएच, जिससे क्या होगा, डैमेज क्रॉप्स एंड एक्वेटिक लाइफ। फिश सर्वाइव ओनली इन वाटर विद इन पीएच बिटवीन 6.5 टू 8.5। अगर वाटर पीएच जो होगा, क्या होगा, वाटर में पीएच 6.5 टू 8.5 के बीच में होगा, तभी उसमें जो फिश हैं वो जीवित रह पाएंगी, सर्वाइव रह पाएंगी, तभी रह सकती हैं अगर 6.5 टू 8.5 के बीच में पीएच होगा। और इसको मैं अभी कर रही हूँ इरेज। अमल, एक मिनट को, एसिड रेन हो गई, यानी आपकी अम्लीय, हमने पढ़ा था एसिडिक को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा से मिट्टी और जल का पीएच गिर जाता है। इससे क्या होगी, फसल खराब होती है, फसल खराब होती है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो पीएच लेवल देख लिया हमने, स्थिति में भी देख लिया, और क्या अफेक्ट होगा किस पीएच में। तो एसिड रेन लोअर्स द सॉइल एंड वाटर पीएच, जिससे होगा डैमेजेस क्रॉप एंड एक्वेटिक लाइफ, यानी अम्लीय वर्षा जो हो गई, एसिड रेन हो गई, वर्षा से क्या होगा, मिट्टी और जल का पीएच गिर जाता है और फसल खराब हो जाती हैं। मछलियाँ जो हो गई, फिश हो गई, वो सिर्फ 6.5 टू 8.5 जो पीएच है उसके बीच में ही सर्वाइव कर पाती हैं, रह पाती हैं। ऑलमोस्ट क्लास हमारी कंप्लीट ही है। अब हम इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स हो गए हमारे, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टोपोग्राफी,
पीएच लेवल, वाटर का फंक्शन क्या होगा, लाइफ फंक्शन होगा। स्पेशल कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़ा था जीरोफाइट, मेसोफाइट एंड हाइड्रोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे कैक्टस, वीट, लोटस, याद करिए। एयर, इसका रोल क्या होगा, भूमिका होगी रेस्पिरेशन विंड में। स्पेशल हमने इस पर कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिनेशन का, सीड डिस्पर्सल का। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था मेज, कोकोनट का। ह्यूमिडिटी, नमी, आर्द्रता, भूमिका किसमें होगी, ट्रांसपायरेशन, वेदर में। स्पेशल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था हाई वर्सेस लो ह्यूमिडिटी प्लांट्स का। एग्जाम्पल बनाना हो गया, ह्यूमिड, कैक्टस, ड्राई, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रेशर, इसका एग्जाम्पल रोल होता है किसमें, एल्टीट्यूड हो गया, डेप्थ, सर्वाइवल हो गया। माउंटेनियस, डीप सी फिश, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, एंगलर फिश, इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं। देन हमने टोपोग्राफी पढ़ा, सनलाइट, स्लोप इरोसन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता। स्लोप, साउथ स्लोप होगा तो ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। पाइन वर्सेस ग्रासेस एग्जाम्पल देख चुके हैं। पीएच लेवल, सॉइल वाटर केमिस्ट्री हम देख चुके हैं। आइडियल पीएच रेंज फॉर सर्वाइवल स्पेशल कॉन्सेप्ट था, और इसका एग्जाम्पल था पैसिव ग्रेन क्रॉप फेलियर, और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली आज की क्लास यहीं समाप्त होती है आपकी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कल की क्लास में, और हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो मेरी तरफ से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसी टाइम। मेरी कोशिश यही रहेगी जल्द से जल्द आपके सारी कन्फ्यूज़न दूर हों, डाउट्स हों, और अगर दिक्कत नहीं हो रही हो, अच्छी लग रही हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्पेशली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।